हेलो एवरीवन। सो अबाउट इज लव सीज़न 2 के पार्ट 3 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि 2 साल बाद का दिखाया गया है। अब वहाँ पर यमुना ग्रुप के होटल का जो मैनेजर है वो बात कर रहा होता है किसी कुरेटर से जो कि आर्ट को संभालता है, उसके एग्जीबिशन करता है। और फिर तभी वो कुरेटर उसे बताती है कि उसकी जो पेंटिंग्स है वो अच्छे से स्टोर रूम में रख दे, और जो उसका एक फ़ोटोग्राफ है वो एक हॉल के जहाँ विंडो में अच्छी लाइट आती है वो उसे जगह बताती है, वहाँ पर लगाने के लिए कहती है। मैनेजर सोच रहा होता है कि ये क्यूरेटर उसके होटल के बारे में कैसे जानती है, क्योंकि वो कभी भी किसी फॉरेन क्यूरेटर से नहीं मिला है। और देखने पे पता चलता है वो क्यूरेटर कोई और नहीं जाओशी है। फिर आगे देखते हैं फेफे को, जहाँ पर वो एक एडवर्टाइजिंग कर रही होती है ज्वेलरी को लेकर, बट वहीं पर उसे प्रपोज वाला सीन देना होता है जो कि वो नहीं कर पा रही होती है, और इसे देखकर डायरेक्टर काफ़ी चिल्ला रहा होता है। फेफे सोच रही होती है कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो उसका जो स्पॉन्सर है वो तो उसे निकाल ही देगा, और फिर वो सोचती है कि वो किसके साथ प्रैक्टिस करे, अपनी रिहर्सल करे। तभी वहाँ पर उसे एक शख्स दिखता है जिससे वो सबसे पहले पूछती है कि क्या वो कैमरा क्रू का मेंबर है, तो वो नहीं कहता है। तो जो फेफे वो कहती है कि शायद उसे उसके जो स्पॉन्सर है उसने भेजा है। अब वो उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि उसका नाम नील है, और फिर वो उसे कहती है कि क्या वो उसे एक फेवर कर सकता है। नील स्क्रिप्ट देख के कहता है कि सिचुएशन ये है कि लड़का लड़की को एक रिंग दे के गया है और कहा है वेट करने के लिए, और इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं बताया और चले गया है। और फिर वो फेफे से पूछता है कि क्या लड़की उसका वेट कर रही है। फेफे उसे कहती है कि सिर्फ वो इतना काम करे कि उसके साथ रिहर्सल करे, और तभी वो कहता है कि ठीक है, उसे पता नहीं कि प्रपोज कैसे करा जाता है, बट वो अपना ट्राई करता है। बट जब वो उसे प्रपोज कर रहा होता है तो फेफे को उसमें निंग दिखता है, और वो बड़े ही गुस्से में उठती है, उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि उसने उसे पहले ही कहा था कि वो उसका वेट नहीं करने वाली, क्या उसे समझ नहीं आ रहा है, और वो अपनी बहन का इतना ही टेक केयर करना चाहता है तो क्यों ना वो उसके साथ ही उम्र भर रहे, और वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30 की होने वाली है, उसके लिए वो और कितना वेट करे। और वैसे भी उस जैसे शैतान की प्रपोजल को कौन यस कहने वाला है। तो थोड़ा डरा हुआ नील उसे आवाज़ देता है। फिर उसे देखती है और कहती है कि उसका जो रिहर्सल है वो कर चुकी है उसने। तो नील उसे पूछता है कि क्या अब वो इस सीन के लिए रेडी है, तो वो कहती है कि हाँ, और वो उसे थैंक यू कहती है कि वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर इतना चिल्लाई और वो उसने उसे चिल्लाने दिया। तभी नील उससे कहता है कि वो समझ सकता है वो एक्टिंग कर रही थी, और फिर वो उसे गुड लक कहता है शूटिंग के लिए। फेफे कहती है कि वो उसे थैंक यू कहने के लिए वो सारा शूट एक ही टेक में करेगी, और जैसा वो कहती है वैसा ही वो करती भी है। फिर डायरेक्टर कहता है कि शांघवी की ज्वेलरी इतनी अच्छी होती है कि वो कैसे भी उसे डायरेक्ट करा जाए, वो काफ़ी अच्छी दिखती है। अब वो एग्री के लिए नील को देखता है और कहता है कि क्या उसे नहीं लगता है। नील कहता है कि उसने जो डायरेक्शन किया है उसकी स्किल भी काफ़ी अच्छी है, और उसी के साथ साथ जो मॉडल है उसने भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। अब वो फेफे को देख रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर आता है केविन, उसका असिस्टेंट, और बताता है कि उसकी जो मीटिंग है यमुना ग्रुप के वेशिंग के साथ उसने फिक्स कर दी है। नील कहता है उसे याद है, और वैसे भी उसका जो ब्रेक था वो काफ़ी लंबा हो गया है और अभी टाइम है बिजनेस करने का। इसके बाद देखते हैं क्यूजिंग को, जहाँ पर वो फेफे को कह रही होती है कि उस क्यूट से लड़के मतलब नील के वजह से उसका काम तो बन गया, बट वो कह रही है कि 2 साल हो गए, उसे ट्रॉमा ना हो जाए इस बातों को लेकर। फेफे कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी को डेट इसलिए नहीं कर रही कि वो किसी का वेट शेट कर रही है, वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती है। अब फेफे क्यूजिंग को कहती है कि क्या उसे याद है कि आज कौन सा दिन है। क्यूजिंग कहती है कि ऑफ कोर्स उसे याद है, और वो दिन होता है जाओशी का बर्थडे, और इसी का रिमाइंडर विशिंग को भी आता है। और वहीं देखते हैं कि जो नील है वो विशिंग से मिलने आया है। नेक्स्ट सीन में जाओशी को दिखता है कि एक लड़की को एक लड़का हैरेस कर रहा है, तो वो उसकी मदद करती है। और वहीं पर जब वहाँ पे पुलिस आती है तो वो लड़की कहती है कि वो वुमन कहाँ गई जिसने उसकी मदद करी थी, बट जाओशी वहाँ पर नहीं होती है। वहीं देखते हैं नील को, जो कि विशिंग से कहता है कि उसका प्रपोजल तो बहुत अच्छा है, बट उसका जो प्राइस है वो उसके बजट से ज़्यादा है। और फिर उसी को लेकर विशिंग कहता है कि जो रेयर थिंग्स होती है उसकी जो बजट प्राइस होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं, अब ये तो उसे मालूम ही होना चाहिए। बट नील उसे कहता है कि उसे फ्यूचर का सोचना चाहिए, अगर वो लोग दोनों कोलैबोरेट करेंगे तो उसकी जो यमुना कंपनी है उसका भी ब्रांड इमेज बढ़ेगा। और वो तो मेंशन भी नहीं करना चाहता है कि जो स्नो कंपनी का उसे फ़ायदा होगा वो कितना होगा। विशिंग उसे कहता है कि वो भविष्य में क्या हो रहा है उसका उसने सोचना बंद कर दिया है, और अभी वो ये देखता है कि उसे अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 2 साल पहले उसका ये सब चीज़ों से भरोसा उठ गया है। क्योंकि 2 लोग जो अभी काफ़ी प्यार में हैं उनका कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा। और विशिंग नील को कहता है कि उसने अपना अलग से शांघवी ज्वेलरी वाला ब्रांड बनाया है, तो वो स्नो कंपनी की बात क्यों करता है। और वैसे भी वो कभी भी अपनी डील किसी पे फोर्स नहीं करना चाहता है, तो
उसके पास टाइम है कि वो सोचे और फिर आए। फिर नील केविन को बता रहा होता है कि जैसा लोग चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया है। केविन कहता है कि लोग की जो चेयरपर्सन है उसे कभी फेलियर नहीं पसंद है और इसीलिए वो किसी और को भेजेगी ये डील को क्रैक करने के लिए। इस पर नील कहता है तो उन लोगों को जल्द से जल्द इस डील को क्रैक करना होगा। दूसरी तरफ देखती है जाओशी को, जहाँ पे वो निंग ने उसे जो चीज़ दी है अलार्म टाइप का, वो उसे देखती है और याद करती है 2 साल पहले का, जहाँ पे वो लड़का उसे हैरेस कर रहा था, मारपीट कर रहा था उसके साथ और वहीं पर निंग आया था। और फिर वो देखती है तो उसकी जो कार है वो बंद पड़ चुकी होती है। इसके पास देखते हैं विशिंग के असिस्टेंट को, जो कि उसे नील के बारे में बता रहा होता है, बट जो विशिंग है उसके आंखों के सामने धुंधला आ रहा होता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है और देखता है तो उसके सामने होती है जाओशी और वो उसे कह रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उसके पास आ चुकी है। विशिंग उसे देखता है और कहता है कि ऐसी पहली बार नहीं है कि वो उसके सामने आई है, पिछले 2 साल में वो उसे काफ़ी बार सामने आई है, मतलब वो उसे इमेजिन होती है और ये उसे अभी एक डिसऑर्डर हो गया है और इसी वजह से उसकी जो डॉक्टर है वो भी उस पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने जाओशी को बुलाने के लिए अपना काम का लोड काफ़ी ज़्यादा कर लिया है और इसीलिए उसे ये डिसऑर्डर हो गया है और उसी के साथ इसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी आंखों पे भी पड़ा है। आगे देखते हैं यमुना होटल के मैनेजर को, जो कि जाओशी का फ़ोटो देखते हुए कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही जानी पहचानी लग रही है और तभी उसे वेशिंग का कॉल आता है और वो कहता है कि वो वहाँ पर आ रहा है। तो मैनेजर उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए हाउसकीपर रखे। ये सुनकर उसे जाओशी की याद आती है, जो कि उसकी फर्स्ट टाइम हाउसकीपर थी और इसीलिए वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेला रहना चाहेगा। बट उसी वक्त उसे जाओशी दिखती है जिसकी कार ख़राब हो चुकी है, बट उसे देखकर वो कहता है कि उसे अभी बस कर देना चाहिए, वो कितना इमेजिन करेगा। और वहाँ पर उसे खड़ी हुई लड़की भी उसे जाओशी दिख रही है। इसके बाद देखते हैं मैनेजर को, जहाँ पर वो विशिंग को पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है, तो विशिंग उसे बताता है कि वो अपना स्टॉप मिस कर दिया है और वो लास्ट स्टॉप पे खड़ा है। तो मैनेजर उसे कहता है कि वो वहीं पर रुके, वो असिस्टेंट को भेज रहा है। उसी वक्त विशिंग को टूटते हुए तारे दिखते हैं, जिसे देखकर उसे वापस से जाओशी की याद आती है क्योंकि जाओशी पूरा बिलीव करती थी कि अगर उसे देख के विश मांगे तो पूरी होगी और ऐसा वो नहीं मानता था। बट उसकी जो पहली विश थी वो पूरी हो गई थी कि कोई उसे उस जगह से निकाले, तो वहाँ पे बस आ गई थी। और उसकी जो दूसरी विश थी वो ये थी कि वो कभी भी जाओशी को वापस ना देखें और वो अपनी उस विश के बारे में सोच के रो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने गलती कर दी थी वो विश मांग के, क्योंकि अभी जो जाओशी है वो उससे काफ़ी दूर चली गई है। इसके बाद फेफे मीचेंग से पूछ रही होती है कि जो हम लोग विश मांगते हैं टूटे हुए तारों से, कि अब वो पूरी हो सकती है। तभी लीशिंग कहता है कि ऐसा हो भी सकता है, पर फिर वो साइंटिफिक रीज़न देते हुए कहता है कि अगर हम लोग जो बोलते हैं उसका जो साउंड है वो काफ़ी स्पीड स्लो है, तो हो सकता है कि वो वहाँ तक पहुँचे ही ना। इसलिए क्यूजिंग कहती है कि लोगों को दूसरा तरीका अपनाना चाहिए और वो लाइट से लिखा हुआ जो टूटा हुआ तारा उसे दिखा रही होती है। ये देख कर फेफे कहती है मीचेंग को कि वो अपनी वाइफ को संभाले, तो मीचेंग भी कम का नहीं होता है, वो भी ऐसी लाइट से लिखा होता है कि लोग की जो मैरिड लाइफ है वो भी और 50 साल अच्छे से चले। ये देखते हुए फेफे कहती है कि वो भी ये करेगी। अब वो चिल्ला के कहती है कि जो निंग है वो जाओशी के साथ वापस आ जाए और उसी वक्त उन तीनों को एक मैसेज आता है जिसे देख के वो थोड़ा हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद विशिंग होटल में एंट्री करता है और जैसे ही उसकी नज़र जाने वाली होती है सामने लगी जाओशी की फ़ोटो पे, वहाँ पर लाइट आती है जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती है और जब वो खोलता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि क्या यहाँ पे लाइट गई है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, लाइट तो है। और वो पूछता है कि क्या हुआ है, तो विशिंग उससे कहता है कि शायद उसे लग रहा है कि वो ब्लाइंड हो गया है और या तो हो सकता है कि जो जाओशी है वो वापस आ गई है। दूसरी तरफ देखते हैं फेफे, क्यूजिंग और मीचेंग को, जहाँ पर लोगों को मैसेज मिला है कि जो जाओशी है वो वहाँ दरवाजे पे खड़ी है, बट लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। देखने पे पता चलता है कि वो वहाँ पर हकीकत में है, बट वो लोग जब साथ में बैठते हैं तो लोग को ऑकवर्ड लग रहा होता है, इसीलिए वो बारी बारी वो लोग बहाना करके जाके एक कमरे में छुप जाते हैं। क्यूजिंग फेफे से कह रही होती है कि उसने कभी भी ऐसा रीयूनियन अटेंड नहीं किया है और ये उसके लिए काफ़ी इमोशनल है और इसीलिए वो यहाँ पर आ गई है उसके पीछे पीछे। वहीं मीचेंग जाओशी से पूछ रहा होता है कि वो 2 साल से कहाँ थी, तो वो उसे बताती है कि वो पेरिस चली गई थी और वहाँ पर उसे बहुत अच्छी टीम मिली है जिसके साथ वो काम कर रही है और वो अभी क्यूरेटर है। मीचेंग जाओशी से पूछता है 2 साल पहले की बात कि वो बिना बताए सभी को कहाँ चली गई थी। तभी जाओशी उसे एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि वो और उसकी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट अगर फॉर एग्जाम्पल उन लोग कभी अलग हो गए और लोग उन लोगों से पूछने लगे बार बार कि उसका क्या रीज़न था, क्यों और क्या हुआ, तो वो क्या करेगा। तो मीचेंग कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि वो कहीं दूर चले जाएगा जहाँ पे उसे कोई परेशान ना कर पाए। तो वो कहती है कि एग्जैक्टली वो भी यही कर रही है। पर जाओशी मीचेंग से कहती है कि वो भले ही यहाँ नहीं थी, वो सबकी खबर रख रही थी, जैसे कि जो फेफे है वो अभी एक्टिंग करियर में अपना नाम कमा रही है और जहाँ की वो दोनों की बात करें तो जो क्यूजिंग है वो अभी प्रोफेसर बनने वाली है
और जो मीचिंग है वो काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टमेंट संभाल रहा है। यहाँ तक कि उसे मालूम है कि उन दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो लोगों से एक ग्रैंड चाइल्ड मांग रहे हैं और जो फेफे के पेरेंट्स हैं वो लोग लड़के देखने में थोड़ी बिजी है। और ये सुनते ही वो दोनों ही उसके पास आते हैं और कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीन हो गई है। और फिर वो दोनों फेफे और क्यूजिंग उसे कह रहे होते जाओशी से कि अगर वो बिना बताए फिर कभी गई तो वो लोग उसके फ्रेंड नहीं रहेंगे, उसे कट्टी कर लेंगे। उसी समय जाओशी को मैसेज आता है और उसके ग्रुप चैट में उसका जो बॉस है वो लग रहा होता है कि नाराज़ है और यही बात वो लोगों को बताती है और कहती है कि उसे जाना होगा। बट वो लोग कहते हैं कि वो तो अभी आई है और जाने की बात भी कर रही है। तभी मीचेंग कहता है कि क्या वो यहाँ रहने वाली है, तो जाओशी कहती है कि हाँ वो यहाँ पे रह रही है। तो वो उन दोनों को समझाता है कि वो लोग और फिर कभी भी मिल सकते हैं। तो फेफे और क्यूजिंग मान जाते हैं और जो जाओशी है वो लोगों को बाय कहते हुए जा रही होती है। तभी फेफे उसके पीछे जाती है और उसे आवाज़ देती है और कहती है कि क्या अब्रॉड में कभी भी वो निंग से मिली।